राम राम टाब्रो। और क्षण गई हालचाल समानंद मंगल होई। देखो आपका कोर्स बहुत ही तरीके से आगे बढ़ रहा है ना। अपन ने कठिन कठिन पाठ पहले लिए, जिस बायोलॉजी में लिखना बहुत रहता है उसको ढंग से आपको पूरा का पूरा परोस दिया गया है। आज का जो पाठ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके जीवन से जुड़ा हुआ पाठ है पूरा का पूरा। और आज फिजिक्स शुरू कर रहे हैं अपन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। क्लास 8 में ये पाठ है, प्रकाश का परावर्तन और नेत्र। आपके दो पाठ किए गए इसके अंदर। उसमें मैंने बहुत ही शानदार और विश्लेषण तरीके से, बहुत ही नोट्स लिखाने के तरीके से शानदार लिखाया हुआ। आप जाके एक बार उस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, आपका मजा आ जाएगा। चलो आज बात करते हैं अपन प्रकाश के परावर्तन की। कक्षा 10 के हिसाब से परावर्तन क्या होता है? परावर्तन क्या होता है आपने देखा होगा, मैंने उसमें उदाहरण भी दिया था दोस्तों। आप चल को डालियो, चल को है ना, अशान भाई वो चलका के अंदर आप कांच लियो भाई, घनी बार आप देखता है पक्षी ना आप पर पटकदा बिल्कुल को बिल्कुल नहीं। प्रकाश है सूर्य का प्रकाश में, और कांच लियो अटक, कांच पर चल को अटक पर प्रकाश और कांच की पक्षी का आंख में जार, पक्षी नीचे धड़ाम गड़ी नीचे पड़ जाओ है ना। कबूतर पकड़ियो, तोतो पकड़ियो है ना, फचवान कपड़ों पकड़ ला आपने घर रखना, यह चीज से करी हो। यानी वह खई हो रही हो दोस्त का, प्रकाश की किरण आ रही कांच पर टकरा रही, कांच का आर पार नजारी दोस्तों है ना, आर पार नजारी, क्योंकि उस कांच का पाचे कहीं और लेप हो गए, उस पीछे लेप होने के कारण उससे प्रकाश आर पार नहीं जा रहा है। वो कौन सी वस्तु है? अपारदर्शी माध्यम। उससे टकराकर वस्तु वापस उसी माध्यम में चली जाती है, हवा में आई और हवा में वापस चली गई, विशेष कोण बनाते हुए चली गई दोस्तों ना। आप कोण भी एडजस्ट करते हो ना, जैसे ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा के आप प्रकाश को ना, तो वो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। ऐसी कई घटनाएं अपन दोस्तों इसमें देखते हैं। अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन में, इनमें बहुत सारी प्रकाश की घटनाएं होती है दोस्तों, जैसे कि आपके इंद्रधनुष का बनना, ये भी इस प्रकार के, हाँ कुछ ना कुछ इनके पीछे साइंस प्रकाश के ही कारण होते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे दोस्त। तो सबसे पहले अपन इस बात में देखो, बहुत डिटेल में बात करने से जाने से, क्योंकि अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की। ये प्रकाश की सबसे पहले बताओ, प्रकाश की जो किरण है ये किस प्रकार की किरण है साहब? अनुप्रस्थ किरण है साहब, अनुप्रस्थ। सबसे पहली बात याद रखने की, कौन सी किरण है ये? अनुप्रस्थ। क्या इसको, जैसे आपने पढ़ा है ध्वनि, ध्वनि 9th क्लास में पढ़ के आए हो दोस्तों। ध्वनि की किरण होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी किरणें होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे। और ध्वनि, जैसे अगर आज मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, अगर आप और हम दोनों चंद्रमा में चले गए बैठ में, हाँ स्पेस एक्स, उसमें बैठ कर शक कहनी अपन चले गए वहां पे चंद्रमा पे लैंड किया, और मैं गाना गा रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, और आप मुझे देख तो पा रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ चंद्रमा पे आप सुन नहीं पाओगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहां पर ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो ध्वनि माध्यम हो, चाहे वायु माध्यम हो, चाहे वहां जल माध्यम हो, चाहे ठोस माध्यम हो, वहां आपको कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि अपन जानते हैं चंद्रमा पे कोई पर्यावरण नहीं, यानी ध्वनि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चलेगी। लेकिन अपन, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, ये एक माध्यम है दोस्तों। लेकिन प्रकाश के लिए, क्योंकि प्रकाश और सूर्य कितना दूर है दोस्तों? 15 करोड़ किलोमीटर है ना, 15 करोड़ किलोमीटर। ये अपने हनुमान चालीसा में भी दी हुई, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु है ना, आप ये गूगल पे डाल के देखना, 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी आ जाएगी। तो प्रकाश, सूर्य कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन अपने आसपास का जो वायुमंडल है वो लगभग 14-15 किलोमीटर तक की एक क्षोभ मंडल जिसकी बात करते हैं। तो फिर इतनी दूर से प्रकाश आता है, यानी उसमें वहां ऊपर तो कोई हवा माध्यम, धीरे धीरे माध्यम करता हवा करती जाती है ना। तो ये माध्यम, वहां प्रकाश की किरणों को माध्यम की आवश्यकता दोस्तों नहीं होती है। सबसे पहली बात समझ में आ गई। प्रकाश कौन सी किरण? अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी तरंगे? प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे। ओके, माध्यम की आवश्यकता होती है क्या साहब प्रकाश को? कोई माध्यम नहीं हो तो नहीं, बिल्कुल नहीं होती। वैक्यूम में भी ये चल सकती है प्रकाश की किरणें। आ गई बात समझ में? अच्छा, प्रकाश की किरणें कैसे टेढ़ी मेढ़ी चलती है या सीधी आती है? बिल्कुल ये याद रखना, प्रकाश की जो तरंगे होती है वो सरल रेखा में गमन करती है दोस्तों। कैसी गति करती है? बिल्कुल सरल रेखा में गति करती है। ऐसा नहीं है कि कहीं इसका मन कर गया तुम्हारी तरह, आज उस घर आज उस घर, इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण क्या इधर उधर नहीं जाती दोस्तों। लेकिन एक प्रकाश की घटना वर्णन की जाती है, विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन अधिकतर ध्वनि तरंगों में होता है। देखो दोस्तों, कभी क्या होता है कि कोई बीच में माध्यम, अगर मान लो छोटा सा माध्यम मिल जाए, छोटा सा, हाँ बिल्कुल छोटा सा माध्यम मिल जाए, जैसे मेरी डबोड़े हैं आंखें, ऐसा छोटा सा माध्यम मिल जाए, तो ये क्या करता है, इसको क्या करता है, यहाँ से टकराने की वजह हल्का सा मुड़ना पसंद करता है ना। यानी छोटा सा अगर माध्यम, अपारदर्शी माध्यम मिल जाए, तो उस छोटे से माध्यम से प्रकाश की किरण क्या थोड़ी बहुत मुड़ जाती है। तो ये थोड़ा बहुत विवर्तन का गुण भी यहाँ पर प्रकट कर देता है। आई बात समझ? ये थोड़ी सामान्य बात है। अपन बात करते हैं दोस्त प्रकाश के परावर्तन की। दोस्त इसको मैं मिटा देता हूँ है ना, एक बार ऐसे लिखना चाहो तो कहीं कागज पे लिख लेना इसको। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है भाई प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है या नहीं करता है। ठीक है, आगे बात समझ में?
अब अपन बात करें प्रकाश के परावर्तन की, तो जैसे मैंने चलका का उदाहरण दिया वैसे ही आप प्रकाश के परावर्तन की बात यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हो दोस्त। क्या लिखोगे? सबसे पहली बात परावर्तन और अपवर्तन, थोड़ा सा यहाँ पर इसको अंतर करते हुए समझा देता हूँ दोस्त, है ना। प्रकाश का जो परावर्तन होगा दोस्त वो कहाँ होगा? अपारदर्शी माध्यम में होगा। अपारदर्शी, अपारदर्शी। और जी मत थोपड़ो देखो आप, हाँ थोपड़ो देखो, बढ़िया सुंदर सुंदरता का चेहरा देखो, वो कशा कांच में देखो आप, पांच हां साहब उन्हें कदे थोड़ी हो और आप थोड़ी करी एक बार ऊका पाचे लेप लगियो दोस्तों, बिल्कुल लेप लगियो, है ना। कांच देख जो आप ऊका, हाँ कदे छोटो कांच हो ज्यादा बड़ा कांच है तोड़ मत देखियो, घर वाला सोचला कई गुरुजी हां मैंने मार बाजा ना एड्रेस ढूंढ रहा, शु काम न करना अपन। हाँ कभी मान लो खराब कांच हुआ, छोटा कांच, और उसको पीछे से देखना, वो देखो पप्पूड़ियों गिरियो साहब मैं देखियो देखियो, हाँ देखो सुनो, प्रकाश पीछे की तरफ क्या होता है? कांच, ये कांच होता है, मान लो उसके पीछे की ओर थोड़ा सा क्या लेप लगा होता है ना, रेड ऑक्साइड का लेप। कोई महंगे कांच हो जाए ना तो अगर जैसे कोई अमीर आदमी हो तो होता है चांदी को लेप लगा देगा ना, तो कांच इस प्रकार से मान लो ये कोई कांच है, इसके क्या होता है यहाँ दोस्तों लेप लगा होता है, यानी अब प्रकाश की किरण इसके आर पार नहीं जा सकती दोस्तों। आगे बात समझे, ये अपारदर्शी माध्यम होते हैं, जैसे मेरा हाथ भी अपारदर्शी माध्यम, यहाँ से टकराकर किरण आर पार नहीं जाएगी दोस्तों, तो इसे कहते हैं अपारदर्शी माध्यम, यानी जिसके प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। आगे बात समझ में। और यहाँ जो अपवर्तन की जो घटना होगी वो किसमें होगी दोस्त? पारदर्शी माध्यम में होगी, यानी प्रकाश की किरण आर पार जानी चाहिए, पारदर्शी माध्यम में होगी। आगे बात समझ में, बिल्कुल आगे साहब। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण क्या होगी कि इस पर टकराएगी दोस्तों, क्या होगी? इस पर टकराएगी और टकराकर वापस किधर जाएगी? इसी माध्यम में वापस लौटेगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं बिल्कुल समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से टकराएगी और टकराने के बाद में वापस लौटकर इसी माध्यम में आ जाएगी। और अपवर्तन में क्या होता है दोस्तों कि मान लो ये कोई प्रकाश, ये कोई मान लो, हाँ ये पारदर्शी माध्यम, अब इसका लेप नहीं, ये कांच ले सकते, इसका लेप पीछे से ड्रम करके हटा दो साले। अब क्या होगा दोस्तों? यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, अब यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, अभिलंब खींचते हैं, अभी बता देंगे सब, है ना। और ये थोड़ी सी क्या हो जाती है दोस्तों? मुड़ जाती है। प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है दोस्तों? मुड़ जाती है। हाँ यही घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन, यानी प्रकाश अपारदर्शी माध्यम तो सीधा गया टकराकर उसी माध्यम में वापस आ गया, ये परावर्तन है। और ये प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, तो क्या होगा? हल्की सी मुड़ जाती है दोस्तों। यही घटना क्या कहलाती है? आपकी अपवर्तन की घटना। आप पानी में रखे हो, पानी में अगर कोई मान लो सिक्के को रखो, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है, पेंसिल अगर टेढ़ी पेंसिल रख दो, लकड़ी रख दो, वो थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। आगे बात समझ में दोस्तों, बिल्कुल। ये जो आपको पानी के अंदर जो सारस रेवा ना, वो जो मछली ने पकड़वा में एक टांग ऊपर कर रेवा है, वो बिल्कुल अपवर्तन न जाना है कि आप मछली जो अपन जितनी ऊपर देख रही है दोस्त, उतनी ऊपर कौन है, उन्हें फट करने नीचे ज्यादा मुखे करा पेड़ को पूरा नीचे ले जाता है और फिर पकड़ में आती है। अगर अपन सोचे ना कि मछली यहाँ जहाँ दिखाई दे रही है ना, हाँ इस अपवर्तन को आप इल्यूजन समझ सकते हो, ये भ्रम है दोस्तों, जो दिख रहा वहां पे नहीं होता। एक उदाहरण और बताऊं अपवर्तन का शानदार वाला आपको। हाँ ये जो मान लो क्या है दोस्तों, ये अपनी पृथ्वी है ना, यहाँ पर सूर्य महाराज है और ये उदय हो रहे हैं दोस्त। हाँ सूर्य उदय हो रहा ना, तो उसके अपने को 2 मिनट पहले, हाँ 2 मिनट पहले ही नजर आने लग जाता है, यानी नीचे की अपवर्तन में क्या होता है? इल्यूजन है, भ्रम है, यानी आपको जो चीज नीचे वो आपको थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देती है ना, अपवर्तन में उठी हुई दिखाई देती है। अब ये जो सूर्य महाराज है ये क्या कर रहा है? थोड़ा सा 2 मिनट पहले दिख जा रहा है, और इधर अस्त हो गया, अस्त हो गया, फिर भी ये साला ये अस्त हो गया, और अस्त होने के बाद भी आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा दिखाई देता है, यानी पूरे दिन की दूरी अपवर्तन के कारण कितने मिनट बढ़ जाती है दोस्तों? टोटल 4 मिनट बढ़ जाती है। आगे बात समझ, इस तरीके से कई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन, इंद्रधनुष वगैरह सब कुछ। अब अपन आ जाते हैं प्रकाश, क्योंकि एग्जाम है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं अपन। तो परावर्तन की बात कर रहे हैं दोस्त, परावर्तन को मैं समझा देता हूँ। मान लो कि ये क्या है आपका, ये कोई कांच है, पारदर्शी माध्यम में कांच है, हाँ और ये चिकना होना चाहिए दोस्तों, है ना। हाँ ये चिकना। अब यहाँ से क्या हो? प्रकाश की किरण आ रही है दोस्तों, इस चित्र को ध्यान से समझ लेना, बहुत सारा परावर्तन समझ में आ जाएगा। ये प्रकाश की किरण आ रही है दोस्तों, टकराने के बाद इधर चली गई। ये आने वाली जो किरण है दोस्तों, आने वाली को कहेंगे आपतित किरण है। कौन सी किरण साहब? आपतित किरण। अब ये चली गई क्योंकि परावर्तन की घटना हो रही है, तो इसे कहेंगे परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण साहब, बिल्कुल समझ में आ गई। आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित, ओके। और बीच में ये जो सतह और इनके बीच में अभिलंब खींच देंगे, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। आगे बात समझते हो, बहुत समझदार हो तुम। ओ लो सीधी लाइन खींच दी साहब, ओ लो, ओ कही है अभिलंब, ये लो अभिलंब। कहाँ खींची साहब? बता रहे हैं साहब, या कहीं हो गए कि बिल्कुल नो, या काल्पनिक लाइन है, ये काल्पनिक है, इमेजिन करते हैं, ठीक है साहब। चलिए ये आपतित आ गई, ये परावर्तित आ गई। अब साहब आपने पढ़ा होगा कोण की परिभाषा, दो भुजाओं के बीच की दूरी कोण कहलाती है। एंगल जो है क्या कहलाती है? अब देखो ये एक भुजा, ये एक भुजा, इसके बीच कोई कोण बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसके बीच कोई कोण बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आगे बात समझ में। चलिए कोण बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बना,
वो क्या बना, आपतन कोण। कौन सा एंगल बना साहब, आपतन कोण। ओके, इसको बोलते थे एंगल आई। और ये अभिलंब, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना, इसे बोलते हैं परावर्तित, परावर्तित कोण। ये लो साहब परावर्तित कोण, एंगल आर। ओके, आगे बात समझ में, ये चीजें समझ में आ गई आपको, बिल्कुल। अच्छा, इसको मैं एक छोटा सा, कभी कभी इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता दोस्तों, ये जो कोण होते हैं दोनों बराबर होते हैं। अब आपको पहले परावर्तन की परिभाषा लिखना, क्या लिखते हैं, जब भी कोई प्रकाश की किरण अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है, उसी माध्यम में चली गई। आगे बात समझ, उसी माध्यम में क्या हो जाएगी दोस्त, चली जाएगी। ये मान लो इस प्रकार से प्रकाश की किरण आई और आने के बाद इधर वापस चली जाएगी, इधर वापस चली जाएगी। अब यहाँ बात करते हैं, ये अभिलंब खींच दिया, समझ में आ रही बात। अब इसी माध्यम से, अब देखो इसी यहाँ से आई और इसी माध्यम में चली गई, ऐसा नहीं कि इधर आई और इधर आपकी तरफ चली गई या मेरी तरफ चली गई, इसी माध्यम में चली गई दोस्तों, है ना, और इसी माध्यम में चली गई। और ये देखो देखो तीनों एक ही तल पर है ना, हाँ तीनों का चित्र बना सकते हो एक ही कागज पर। अब मैं क्या करूंगा, मान लो इसको इधर मोड़ूंगा ना दोस्तों, तो ये इधर मुड़ जाएगी, यानी एक कोण इसका और इसका कोण, इधर इधर का कोण जो होता है दोस्तों हमेशा बराबर होता है। और जैसे मैं इसको मोड़ूंगा दोस्त, ये इधर पास में आ जाएगी, और जैसे मान लो इस प्रकाश की किरण को इधर मोड़ूंगा ना, ये बिल्कुल इधर आ जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों, इसको मैं मोड़ते मोड़ते है ना, ये अपारदर्शी माध्यम है, ये अभिलंब है, इसको मोड़ते मोड़ते मान लो अभिलंब से गुजारू ना दोस्तों, किसको, आपतित किरण को, तो ये वापस है ना इसी पर चली जाती है। यानी कितने डिग्री का कोण बन रहा है, सब रेखा ही कोण है तो कोण तो कहीं, हाँ बिल्कुल 0 डिग्री का कोण। कभी पूछ लिया जाए कि आपतित किरण यदि अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, अरे भाई जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच ही कोई कोण नहीं बना तो परावर्तित कोण, परावर्तित और अभिलंब के बीच कोई कोण ही नहीं बनेगा। आगे बात समझ में, तो ये दो नियम हो गए दोस्तों। परावर्तन की परिभाषा लिख दी, जब भी कोई प्रकाश की किरण अपारदर्शी माध्यम से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है। आगे बात समझ में। अब इसके नियम बड़े इंपॉर्टेंट है, नियम पूछ लिए जाते हैं। रूल, अब देखिए रूल क्या, पहला रूल, ओ मास्टर मान लो समझ में आ गया, अब तो आप भाषा बता दो कैसे लिख रहा हूं। बिल्कुल, पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों ही एक ही तल में होंगे। आगे बात समझ में, ठीक है साहब, बिल्कुल आगे, बिल्कुल एक ही तल में दिख रहे हैं। आपतन कोण और परावर्तित कोण अभी आपने बताया मास्टर, बिल्कुल बराबर होंगे, बराबर होंगे। और कोई नियम, कई नियम कौन है, आगे बात समझ में। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में हो, एक ही जगह मिल जाए। आगे बात समझ में, हाँ अगर मान लो ऐसी दुकान हो जगह समोसा कचौरी चाय पानी सिगरेट बीड़ी सब मिल जावा, बाकी वही बात है ना। आगे बात समझ में, इन्हें छाप लो, उतार लो। अब आप आगे का पॉइंट पे चलना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब भाई लो आ जाओ आप, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब। समतल दर्पण कशे होगा मास्टर, फेरी तो यह बता। हाँ आपका अंकुर भैया आपको बता रहा समतल दर्पण, बोल दो थोपड़ो, देखो ना देखो सुबह सुबह, हाँ बढ़िया जुल्फा में सवार थे, हाँ हाँ मस्त आपकी भाई लीना, भाई आप अच्छे दिखा, आप सुदर्शन दिखना। हर व्यक्ति क्या कहता, सुदर्शन दिखना चाहता, अच्छा दिखना चाहता। तो किसके सामने अपने सब बालों वालों को संवारता, तोबड़ा बकरीमा लगाओ, एक कांच होगा आपके घर में, वही कांच कशो है दोस्त, समतल दर्पण, बिल्कुल समतल दर्पण। वो कई बनाए हो मास्टर, इसके प्रतिबिंब बना रहे हैं। और सब यो प्रतिबिंब कहो, हाँ दो शब्द सुन लो, बिंब और प्रतिबिंब। जैसे आप कांच के सामने खड़े हो तो आप क्या हो, बिंब हो। इस पेन को कांच के सामने रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बिंब, यानी ओरिजिनल चीज बिंब। और जो मैं फोटो देख रही आपने हमें कांच के अंदर, वो कही है प्रतिबिंब, वो क्या है दोस्त, प्रतिबिंब है। ओके समझ में आ गई, हाँ साहब बिल्कुल समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, आपने अभी परावर्तन की बात की थी कि समानांतर से आने वाली किरणों को क्या करता है, कुछ नहीं करता। इधर देखो, यहां से एक किरण, क्योंकि प्रकाश की किरण होगी, अब सारी प्रकाश की किरण आपने पढ़ा ही होगा कक्षा 8 में, देखना वीडियो, मैंने क्या बताया वहां पर कि कोई वस्तु मान लो इसको देखने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, और यहां से प्रकाश टकराकर मेरी आंखों में पड़ेगा ना दोस्त, वो परावर्तित प्रकाश कहलाता है। वो परावर्तित प्रकाश के कारण अपन किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो वो परावर्तित प्रकाश क्या एक किरण से गिरेगा, नहीं गिरेगा, यानी ऊपर से भी गिरेगा और नीचे से भी गिरेगा। यहां तक सारे प्रकाश की किरण जो आएगी वही पूरी इमेज मेरी आंखों पे बनेगी। सेम यही काम कर रहे हैं, ये आप हो मान लो दोस्तों। तो यहां से एक किरण गुजार देते हैं साहब, इससे टकरा गए समतल दर्पण से, ओ मास्टर इसके आर पार तो जाएगी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। तो क्या होगा दोस्तों, यहां से प्रकाश की किरण गई, अब आप मुझे बताओ तो टकराने के बाद ये इसको अभिलंब मान सकते हो, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कुछ नहीं। तो वापस क्या होगा, इतने ही डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण बन रहा है देखो, 90 डिग्री का कोण। तो वापस इसी जगह से वापस लौटा दिए जाओगे आप। आ गई बात समझ में, किरण वापस चली गई, ये किरण आई साहब, ये लो साहब। अब क्या करें,
अब एक काम करते हैं, यहाँ पर टप्पा खुआते और टप्पा को साहब ए लो टप्पा, यानी बीच की सारी इमेज आ गई दोस्तों आपकी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको अभिगम मान सकते हो, तो ये क्या हुआ, ये लो साहब इधर से ये टकरा कर इधर आ गई, तो ये और ये कोण हमेशा क्या होना चाहिए, थोड़ा छोटू सा मेरे बन गया इसका दोस्तों, ए लो इसको इसके बराबर कर लो। ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर, ये आई और ये आर, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आप ले आए साहब इसको, ये इधर आ गई, किरण इधर से लाए इधर लाए। अब क्या करें साहब, ये नीचे का वापस नीचे की बात इधर से आएगी और यहीं से वापस लौट जाएगी। अब क्या करें, कई किरणें मिल रही क्या दोस्तों, परावर्तन होने के बाद कोई किरणें मिल रही, नहीं मिल रही, तो क्या करें साहब, इसको पीछे की ओर मिला लो साहब। हाँ, पीछे की ओर मिला लो, बिल्कुल बता रहे हैं, ये पीछे की ओर मिला लो, ठीक है। अब इसको पीछे की ओर मिला लो साहब आप, और इसको पीछे की ओर आपको मिला लो, और यहाँ पर क्या बनेगा साहब, एक प्रतिबिंब। अब उल्टा बन रहा, सीधा सीधा ही बन रहा साहब, सीधे दिखते हो कांच में या पैर ऊपर दिखता है, कौन सा प्रतिबिंब बनता है आपका, सीधा बनता है। वस्तु के बराबर बना या बड़ा, और साहब बिल्कुल बराबर, ऐसा नहीं होता साहब मैं वहां 5 फीट का और 5 में 10 फीट का दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा है साहब, बराबर बन रहा है साहब। प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा बना। अरे पैर ऊपर होते हैं क्या आपके, नहीं होते ना, और ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल होता है, भी बताएंगे कब उल्टा बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब बनता है कांच में, बनता साहब कैसा बनता है, बिल्कुल बराबर बन रहा है, यानी ये आपका बिंब है और ये आपका प्रतिबिंब है। ये हमेशा इनकी साइज कैसी होगी, बराबर होगी। साइज कैसी होगी दोस्तों, बराबर, ये एच हाइट और इसकी हाइट हमेशा कैसी होगी दोस्तों, बराबर होगी। अब क्या होगा और बताओ साहब, कि जितनी देखो बिंब की दूरी मान लो 5 मीटर की है, तो इधर यहां से लेकर मुख्य अक्ष से यहां तक बिंब यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी वापस क्या होगी, बराबर। उदाहरण बताया 5 मीटर, यानी बिंब की दूरी, ये लो साहब, बिंब से दर्पण की दूरी बराबर प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी हमेशा क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी, यानी ये दूरी और ये दूरी क्या होगी दोस्तों, बराबर। और कभी कांच के सामने देखना, गुलाब का फूल लेके आना और कांच की तरफ दौड़ते हुए आना, आप मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हो, तो कांच में आप दिखोगे कितने, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी दुगनी स्पीड से आप उसमें दिखोगे। यानी वी वेग से अगर आप आ रहे हो तो उसमें आप कितने वेग से दिखोगे, 2 वी वेग, यानी दुगने वेग से आप उसमें दिखाई दोगे। और साहब अगर मैं 10 फीट को हूँ तो मारो माताओं लेर पगा तक अगर मैं श्रृंगार करूं तो मैंने कतरो लंबो कांच छावा है, बिल्कुल। अगर आप 10 फीट के हो ना दोस्तों, तो कम से कम आपको 5 फीट लंबा कांच चाहिए, यानी आपकी हाइट अगर पूरी देखनी है सिर से लेकर पैर तक, तो आपकी लंबाई का कम से कम कितना, आधा कांच तो चाहिए ही है। आ गई बात समझ में, छाप लो। और एक और चीज है, और साहब आप कदे कदे देखता हो मैं मांग साहब अटी डाली है ना, वह तो आप तो देख रहे हो मस्त मांग आपा तो अटी डाल दिया, लेकिन अटी न डल रही दोस्तों, उल्टी डल रही। कोई बात कर रहे हो साहब, बिल्कुल। आज एक काम कर जो, यो समतल दर्पण और इका सामने बी बना जो है ना, तो यो बी जो होगा दोस्त ऐसा दिखाई देगा। हाँ साहब बिल्कुल बिल्कुल, यह बात तो मैं देखी, बिल्कुल दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, बायां दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है, इसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों, पार्श्व यानी साइडें, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। अगली बात समझ पूछा जाएगा आपको, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब बताइए कैसे होते हैं। प्रतिबिंब बनता सीधा, अच्छा ध्यान रखना, सीधा बनता, बराबर बनता है, और बिंब से दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी बराबर होती है। और ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, पार्श्व परिवर्तन बनता है। एक और बता दें, बिल्कुल बता दो, जो भी याद रखना, आदमी आपको सीधा दिखाएंगे, नियम याद रख लेना, चाहे दर्पण पढ़ोगे चाहे लेंस पढ़ोगे, ये नियम याद रख लेना। जो आदमी था ना सीधो दिखाई देवा ना दोस्त, ये लेंस दर्पण सब चीख चीख के बता रहा है। वो साले जो सीधे आपको दिखाई देते हैं ना, वो आभासी होते हैं, वो काल्पनिक होते हैं, वो सच होते ही नहीं है, धोखेबाज इंसान होते हैं। और जो हमेशा आपको दिखता नहीं यार ये तो उल्टे आदमी, बिल्कुल पागल आदमी है, उल्टो आदमी है, लेकिन वो सच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं दोस्तों। यहाँ जो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है ना दोस्त, अब आप देखो ये किरणें वास्तविक इससे टकरा कर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। इन किरणों से अगर कोई प्रतिबिंब बना है क्या, देखो दोस्तों, तो नहीं बना साहब, आपने तो पीछे जानबूझ के मिला दिया इसको, है ना। जैसे अपन दोस्तों से स्कूल के पीछे मिलते, इधर दर्पण के पीछे ये किरणें मिली है साहब, इनके बनना प्रतिबिंब बनना है, बिल्कुल। तो इसे क्या बोलेंगे, जो ओरिजिनल किरणों से अगर प्रतिबिंब नहीं बने तो उसे क्या बोलते हैं, आभासी। आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब दोस्तों, आभासी। तो इतने सारी चीजें रट लेना, लिख लेना, याद कर लेना। अब मैं मिटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका।
हाँ दोस्तों देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट की ओर अपन बढ़ रहे हैं आगे। इसमें सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या होता, दर्पण। पहली बात तो ये क्या है, दर्पण है, यानी इसके पीछे लेप लगा होगा, यानी ये कौन सा माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम। कौन सा माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम, यानी प्रकाश की किरण इसके आर पार नहीं जा सकती, इसे कहते हैं अपन गोलीय दर्पण। हाँ याद करो, आपने पढ़ा होगा वृत्त, पढ़ा है ना वृत्त। ये लो मैं एक वृत्त बताता हूं दोस्तों। हाँ ये वृत्त पढ़ा होगा इस प्रकार से, और इसके मध्य आपने केंद्र बिंदु पढ़ा होगा दोस्तों, है ना। क्योंकि वक्र का मतलब क्या होता है, आकृति मुड़ी हुई। वक्र का मतलब क्या होता है, आकृति मुड़ी हुई। अब ये आकृति क्या होता है दोस्तों, ये इसका वृत्त है, और आपने पढ़ा होगा कि यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, रेडियस यानी त्रिज्या, जिसको अपन बताते हैं आर से। आगे बात समझे, ये चीजें आपने बिल्कुल पढ़ी होगी। अगर मान लो ऐसा ही कोई गोला हो दर्पण का, और मैं इसको क्या कर दूं दोस्तों, यहां से काट दूं, क्या कर दूं दोस्तों, काट दूं, क्या काट दूं, इसको काट दूं। अब ये बना दूं, मैं इसको काट दूं दोस्तों। ऐसे में दो गोले ले लूं दोस्तों, इधर भी देखना ध्यान से, इधर भी ध्यान से देखना, इधर भी मैं एक गोला ले लूं और उसको काट दूं दोस्तों, और इस प्रकार का एक कोई ना कोई मैं, हाँ ये दर्पण बना लूं दोस्तों। अब इसको दर्पण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक तरफ तो मैं क्या कर दूं दोस्तों, इसको एक तरफ तो मैं इधर की तरफ लेप कर दूं दोस्तों इसके, है ना, इधर की तरफ लेप कर दूं, ये लो साहब, ये लेप कर दूं, और इधर की तरफ लेप कर दूं दोस्तों। एक तरफ बाहर कर दिया दोस्तों पहले, अब मैं अंदर की तरफ लेप कर देता हूं दोस्तों इसमें। ये लो अंदर की तरफ मैंने लेप कर दिया, और लगाओ रेड ऑक्साइड को छाप। हाँ गरीब आदमी यहाँ पा तो दोस्तों रेड ऑक्साइड ही लगाएंगे, चांदी नहीं लगाएंगे। तो इधर मैंने लेप कर दिया। ए मास्टर, अब किधर परावर्तन होगा दोस्तों, परावर्तक सतह कौन सी हो गई दोस्तों, इसकी परावर्तक सतह देखो ये है, क्योंकि इधर तो परावर्तन होगा ही नहीं, इधर तो आपने लेप लगा दिया। इसकी परावर्तक सतह साहब इधर होगी दोस्तों। अब देखो इनकी परावर्तक, अब गोलीय दर्पण, पहली बात तो कहते किसे, ये दोनों चीज समझ में आ गई। गोलीय दर्पण, ये इस प्रकार से गोला था, उसको काट के आपने दर्पण बना लिया। दर्पण बनाने के लिए पीछे आपने क्या कर दिया दोस्त, लेप कर दिया दोस्तों। अब लेप आपने कर दिया है, अब आप इधर देखिए कि गोलीय दर्पण, यानी इनकी परावर्तक सतह देखो, आपने पहले समतल दर्पण पढ़ा तो उसकी परावर्तक सतह कैसी थी दोस्तों, समतल थी, पढ़ी थी ना, हाँ जिसे आप खोपड़ा देखते हो। अब लेकिन इसमें जो परावर्तक सतह दोस्तों दोनों में देखो क्या है, मुड़ी हुई। क्या है दोस्तों, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या है, मुड़ी हुई। कि ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक सतह मुड़ी हुई हो, वक्र यानी मुड़ी हुई हो, वो क्या कहलाता है आपका, गोलीय दर्पण। क्या कहलाता है दोस्तों, गोलीय दर्पण। अब आप देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। देखो इसकी जो परावर्तक सतह है ना, ये परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह कैसी है दोस्त, उभरी हुई। कैसी है, उभरी हुई। ये देखो उभरी हुई है ना दोस्तों। चम्मच देखिए आपने, चम्मच, हाँ चम्मच के पीछे का हिस्सा देखते हो ना, वो उभरा हुआ है ना, वो उभरा हुआ, उसे उभरा हुआ, उसे उत्तल लेंस याद रख लेना, उत्तल सॉरी दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उसे उभरा हुआ, जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो वो उत्तल दर्पण, और जिसकी परावर्तक सतह देखो देखो दोस्तों धसी हुई हो। कौन सी धसी हुई, इसका तल क्या है, परावर्तक जो सतह है या तल है, ये क्या है, धसा हुआ है, ये तल। और धसे होने को खड्डा, जब खड्डा हो जाता है तो उसे कहते हैं अवतल, यानी उसका खड्डा क्या हो गया, अंदर घेरे में, यानी अवतल लेंस, अवतल दर्पण हो गया दोस्तों। ये कौन सा दर्पण हो गया दोस्त, अवतल दर्पण, ये दर्पण। आगे बात समझ में, जिसका परावर्तक सतह धसी हुई हो वो अवतल, और जिसकी परावर्तक सतह उभरी, उभरी से उत्तल। आगे बात समझ में, दोनों चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आपके, ओके। अब अपन बात करते हैं, देखो ये मिटा दे रहे हैं इसको। अब हम बात कर रहे हैं, देखो ये वाली बात करते हैं, ये कौन सा है साहब, ये लो साहब अवतल है साहब, बिल्कुल समझ में आ गया। इसकी परावर्तक सतह धसी हुई है, ये इसका मध्य का बिंदु था, बिल्कुल यहाँ से ये मध्य का बिंदु था। अब आप मुझे बताओ इस गोले का यहाँ पर मध्य बिंदु कहाँ होगा, सॉरी यहाँ पर होगा, ये मध्य बिंदु है दोस्तों। अब आपका केंद्र बिंदु को आप क्या कहते हैं, सेंटर। क्या कहते हैं, सेंटर, क्योंकि ये मुड़ी हुई है। क्या है, मुड़ी हुई है। मुड़ी हुई को हिंदी में कहते हैं वक्रता, और इंग्लिश में कहते हैं कर्वेचर। तो इसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इंग्लिश के सी से बताएंगे, क्योंकि ये इस गोले का सेंटर है, केंद्र बिंदु था। अगर ओरिजिनल में अपन इसको इस तरीके से वापस में गोला बनाऊं तो ये इसका केंद्र हो जाएगा दोस्तों, सी कहते हैं इसको। और ये क्या कहला रही है, ये है इसका ध्रुव। क्या कहलाएगा दोस्त, ध्रुव। हाँ अब इस ध्रुव और सेंटर इसको मिलाने वाली ये क्या कहलाती है दोस्त, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है, आपने पढ़ा ना,
हाँ बिल्कुल, त्रिज्या पढ़ी थी शुरू में इसी के अंदर मैंने। तो इसका नाम क्या कर देंगे उस त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या। हाँ, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी, ये डेफिनेशन, एक आधी डेफिनेशन आपके एग्जाम में 100% पूछी जाएगी, रट लेना। ये ध्रुव है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है दोस्त, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ये लो साहब वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या, इसको बड़े आर से दर्शाते हैं दोस्तों, है ना। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। अब आगे देखो, ये क्या करेगा, ये मान लो कोई प्रकाश की किरण आई दोस्तों, समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही है ना दोस्तों, समानांतर प्रकाश की किरणें, तो ये क्या कर देता है, एक जगह केंद्रित कर देता है दोस्तों। क्या कर देता है, एक जगह केंद्रित कर देता है। ये जो केंद्र बिंदु बना, ये क्या कहलाता है, इसका फोकस। क्या कहलाता है, इसका फोकस। क्या कहलाता है, इसका फोकस। आ गई बात समझ में। और ये कहलाता है फोकस, और इसको एफ से बताते हैं दोस्तों। क्या बताते हैं, एफ से। अब फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या हो गई, फोकस दूरी। अब यहां पर वक्रता त्रिज्या जिसको आपने आर लिखा था दोस्तों, और ये फोकस, इसके बीच में क्या संबंध है दोस्तों, देखो फोकस इसके बिल्कुल बीच में आ रहा है, इस लाइन के जस्ट बीच में आ रहा है, यानी फोकस जो होगा इसी का क्या होगा दोस्तों, आधा होगा। यानी ये जो आर है पूरी की पूरी, यहां तक आपने आर बताई थी रेडियस, इस रेडियस का ये जो फोकस दूरी ये क्या होगा, आधा होगा। यानी इस फोकस को बराबर करो, दो किधर लगाऊं दोस्तों, इधर। यानी फोकस दूरी जब डबल करेंगे तो इस आर के बराबर हो जाएगी। या अपन फोकस की बात करते हैं तो 1/r, कहीं न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए तो इससे सोल्व कर लेना दोस्त। यानी फोकस दूरी जो होती है इस आर की, सॉरी गलत लिख दिया, r/2, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, चमड़े की जबान फिसल जाती है, ओके। एफ बराबर क्या होता है, r/2। क्या होता है, r/2, यानी इस वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। लिखते हुए जाना अपने किसी कोने पर। आगे बात समझ, सब मास्टर को बता दो फटाफट, बिल्कुल बता देते हैं। ये आपने क्या कर दिया दोस्तों, अब ये फोकस समझ में आ गई ना। अब आपने इधर, इसका किधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा, ये लो साहब सी, है ना। अब क्या होगा दोस्त, ये यहां से अनंत से समानांतर किरणें आ रही है, समानांतर मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। तो क्या होगा दोस्त, समानांतर से आने वाली किरणों को क्या कर देता है दोस्त, बाहर की ओर भेज देता है। यानी ये क्या कर देता है, इसको किरणों को क्या कर देता है दोस्त, फैला देता है। क्या कर देता है दोस्त, फैला देता है। अब ये कहीं मिलती तो नहीं है, ये कहीं मिलेगी तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं आपने को इसको करना पड़ेगा जुगाड़। कहाँ, सपने में मिला दो इनको, कोई दिक्कत नहीं, अपने को कोई नहीं मिलती तो अपन सपने में मिल लेते हैं उससे। ये किरणों को पीछे की ओर मिला दो, ये पीछे की ओर मिला दो, और जहां मिलती हुई प्रतीत हो रही है दोस्तों, ये इसका क्या कहला रहा है, फोकस। क्या कहला रहा, फोकस। ये क्या कहला रहा दोस्तों, फोकस। और ये इसके त्रिज्या, ये लो सी। आगे बात समझ में, किरणें आई टुपुक और चली गई टुपुक इधर। आगे बात समझ, यानी किरणों को इसने क्या कर दिया, फैला दिया। सब दूर से अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को ये क्या कर देता, फैला देता है। और जहां मिलती नहीं, मिल तो नहीं रही है, लेकिन अपन मिला देते हैं, जैसे अपन स्कूल के पीछे मिलते हैं, बिल्कुल इधर आई और इधर मिला दो, इधर मिला दो, इधर मिला दो। हाँ, वो आती रही, मुस्कुराती रही, हम प्यार समझ बैठे, एक दिन वो आई नहीं साला, हम इतवार समझ बैठे। कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाओ, सब मिल जाएगी, पढ़ाई लिखाई करो, सबके सब मिल जाएगी। ये फोकस समझ में आ गया। अब ये रेखा कैसी है, काल्पनिक है। कैसी है, काल्पनिक, यानी ये नालायक है। इसका प्रतिबिंब अगर काल्पनिक किरणों से बनेगा दोस्तों तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा साहब। आप बिल्कुल बताइए, ये सीधो सालो नालायक का सीधो लिखे है जो है कौन, बिल्कुल इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ये देखो ओरिजिनल किरणों से आ रहा, और मास्टर अगर ये तो वास्तविक किरणों से बनेगा तो इसका प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा, बिल्कुल बनेगा उल्टा दोस्तों। अगर आप कांच लेना, आप आज एक चम्मच देखना, चम्मच बिल्कुल शाइनिंग करती हुई चम्मच, उसके सामने करना आप, बिल्कुल वो जो खड्डा होना ना, खड्डे वाला आकृति, उस चम्मच में आप उल्टे दिखाई दोगे, और उत्तल में देखना उसमें आप सीधे दिखाई दोगे। आगे बात समझ, ये चीजें समझ में आई नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया दोस्तों, मिटा देते हैं चलो। देखो आज आपने क्या देखा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण की जो शब्दावलियां वो मैंने तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारी बता दी है। अब इसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे दोस्तों कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनते कैसे, बहुत ही शानदार आपको गोट के पिला देंगे, और ऐसा आपको जबरदस्त तरीके से ट्रिक बताऊंगा, वो आप जिंदगी में भूलोगे नहीं। आगे बात समझ में, ओके। आज के लिए राम राम, टाटा बाय बाय, और आगे इसको आप शेयर करो जल्दी से।